गाइस हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा था कई चीज़ों को, लेकिन हमने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का जो एस्पेक्ट है वो अभी तक नहीं देखा। फ्लैक्स बॉक्स वगैरह हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है, मीडिया क्वेरीज क्या होता है और ये कितना आसान है। ये आप लोगों को मालूम चलेगा। सो मैं अगर आप लोगों को सबसे पहले रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है किस चीज़ का नाम? रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है जो रिस्पॉन्ड करे, यानी कि एक इंसान रिस्पॉन्सिव कब होता है? जब आप उससे कुछ बोलें और वो आपको रिस्पॉन्स दे, यानी कि आपकी बातों का जवाब दे, रिस्पॉन्स दे। उसी तरह एक ब्राउज़र या फिर एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव तब होती है जब वो रिस्पॉन्ड करे डिफरेंट स्क्रीन के विड्थ को। यानी कि जैसे मान लो ये फ़ोन यहाँ पर दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको फ़ोन को ये ना करके इस टैबलेट में चलाऊँ इसी वेबसाइट को जो कि इस फ़ोन में चल रही थी, तो वो मुझे अलग तरह से दिखेगी। ऐसा हमने कई वेबसाइट्स के साथ देखा है। और वही वेबसाइट अगर मैं खोल लूँ यहाँ पर कहीं लेट अस से एक बड़े डेस्कटॉप में, तो वो मुझे एक अलग तरह से दिखेगी। तो क्या होता था पुराने ज़माने में कि जब भी एक वेबसाइट कोई बनवाता था तो वो डेस्कटॉप के लिए बना देता, क्योंकि फ़ोन इतने हुआ नहीं करते थे। और डेस्कटॉप के लिए जब भी वेबसाइट बनाई जाती थी, वहाँ पर होता क्या था कि अगर आप कहते हैं कि मैं आपके लिए मोबाइल के लिए भी बना दूंगा वेबसाइट अलग से, या फिर मैं उसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना दूंगा, तो उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे। आपका जो क्लाइंट है ये बात उसको अलग से मेंशन करनी पड़ती थी कि मुझे फ़ोन के लिए भी चाहिए वेबसाइट। तो आप कहते थे कि भाई ज़्यादा चार्ज करूँगा मैं, क्योंकि मैं बनाता हूँ डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट, फ़ोन के लिए मैं अलग से चार्ज करूँगा। लेकिन इस मॉडर्न ज़माने में जिसमें हम जी रहे हैं अभी, जो ये बात एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको मोबाइल के लिए भी रिस्पॉन्सिव बनाना है वेबसाइट को, डेस्कटॉप पे भी चलनी चाहिए, टैबलेट में भी चलनी चाहिए। नहीं चलेगी तब वो आप पर आवाज़ उठाएगा, और ये बात को स्पेसिफिकली अलग से एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर होगा क्या कि अगर आप लोग मान लो एक वेबसाइट बना रहे हैं जो कि एक फ़ोन पे सही से नहीं चलती है, फिर टैबलेट में सही से नहीं चलती है, तो आपका क्लाइंट आपसे कंप्लेन करेगा। तो होता क्या है कि एंडलेस न्यू रेजोल्यूशन डिवाइसेस आते रहते हैं, नए नए आते रहते हैं फ़ोन। कभी किसी ने लॉन्च कर दिया, कभी रियलमी ने लॉन्च कर दिया, कभी आपका शाओमी ने लॉन्च कर दिया। अलग अलग तरह की कंपनीज जो है लॉन्च करती रहती हैं डिवाइसेस को, और ये एक बहुत ही मुश्किल बना देता है वेब डेवलपर के लिए अलग अलग वेबसाइट्स डिज़ाइन करना, अलग अलग फ़ोन्स के लिए, फिर अलग अलग टैबलेट्स के लिए, अलग अलग स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है? एक तरीका होता है वेब डेवलपर के लिए, जिसमें क्या होता है कि उसकी वेबसाइट सारे के सारे डिवाइसेस और सारे के सारे रेजोल्यूशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करती है। अब यहाँ पर मैंने बताया मॉडर्न एरा में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है। यानी कि आपको अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाकर देना ही देना है। अगर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं हुई तो आपका क्लाइंट आपका गिरेबान पकड़ेगा। आप अपने क्लाइंट को नहीं बोल सकते कि ये क्या, मैंने तो सिर्फ आपको वेबसाइट बनाने बोला था और मैंने जो है डेस्कटॉप की बना दी। नहीं, आपको डेस्कटॉप पे भी सपोर्ट करनी है, फ़ोन पे भी करनी है, सारे के सारे अलग अलग स्क्रीन लेआउट्स पे अब आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जब भी रिस्पॉन्सिव का नाम आता है तो ना लोग डर से जाते हैं, कहते हैं यार कैसे बनेगी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। मुझे तो सिर्फ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पता है, वो भी उसके बाद भी वो मुझे सही से नहीं पता है। और एक बार मैंने ये जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं किया, मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, वो ऐसा सोचेंगे और उसके बाद सोचने के बाद वो कहेंगे यार फ़ोन पे तो बनेगी नहीं मेरे से। लेकिन ऐसा नहीं है। एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना बहुत सिंपल है आज के एरा में, जहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं, जैसे मीडिया क्वेरीज, और उसी के साथ साथ और भी टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। तो वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपना रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन अचीव करने के लिए? सबसे पहले तो व्यू पोर्ट, जो कि हमारी HTML की बॉयलर प्लेट सपोर्ट करती है, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट डाल के देती है आपको। हमने देखा था VS कोड में इस चीज़ को। उसी के साथ साथ मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट यूज़ करना। उससे क्या होगा कि अगर आपने मैक्स विड्थ यूज़ कर ली, तो जैसे ही आप अपनी स्क्रीन को रिसाइज करेंगे, आपकी विड्थ और हाइट उसी हिसाब से एडजस्ट होती जाएगी। उसी के साथ साथ CSS में मीडिया क्वेरीज होती हैं, जो कि क्या करती हैं कि एक स्पेशल एक एड ऑन डिज़ाइनिंग आप लगा सकते हैं कुछ एलिमेंट्स में, जब भी स्क्रीन रिसाइज हो तब। तो जैसे ही आपकी स्क्रीन रिसाइज होगी तो आप कुछ अलग से CSS को इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाएगी, रिस्पॉन्सिव हो जाएगी वेबसाइट आपकी। तो उसे कहते हैं मीडिया क्वेरीज, जो कि हम देखेंगे आगे। और एक और जो तरीका है वो है अलग अलग तरह की फॉन्ट यूनिट्स को यूज़ करना, अलग अलग तरह की यूनिट्स को पैडिंग, मार्जिन, फॉन्ट, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करना। तो ये किस तरह करनी है और ये सब किस तरह होता है, ये चलो चलते हैं अपने VS कोड में और वहाँ पर अच्छी तरह से समझते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक नई फाइल बनाऊँगा tu29.html, और उसी के साथ साथ HTML की बॉयलर प्लेट लगाते हुए मैं यहाँ पर लिख दूँगा रिस्पॉन्सिव, या फिर एक काम करता हूँ, फॉन्ट साइज यूनिट्स।
एक्चुअली मार्जिन पैडिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है, इसलिए मैं इसको साइज़ यूनिट्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि थोड़ी सी अपनी HTML बनाते हैं। मैं यहाँ पर अपने स्पोर्ट को डिस्पोज कर दूंगा और आप लोगों को सबसे पहले लेकर चलूँगा ब्राउज़र में, और मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये प्लेलिस्ट अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली कर लें जल्दी से जल्दी। यहाँ पर आप लोग क्लिक करके इसको बुकमार्क कर लें और यहाँ पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें ताकि ये अपनी हो जाए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर मैंने सारी वीडियोज़ अपलोड किए हैं। अभी भी मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि आपने स्टार्टिंग से नहीं बताया, जबकि मैंने ये प्लेलिस्ट बना रखी है, इसलिए मुझे हर वीडियो में ये बताना पड़ रहा है। आई होप कि आगे मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आप लोग खुद ही एक्सेस कर लेंगे प्लेलिस्ट को। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, div डॉट कंटेनर बनाऊँगा, ठीक है। यानी कि मैंने एक कंटेनर बना दिया। कंटेनर बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर हेडिंग बना दूँगा, दिस इज़ अ हेडिंग लिख देता हूँ, और दिस इज़ अ हेडिंग मैंने लिख दिया। उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसमें आईडी भी डाल देता हूँ, आईडी डाल देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर लिखता हूँ आईडी इज़ इक्वल टू फर्स्ट, और इसके बाद लिख दूँगा आईडी इज़ इक्वल टू सेकेंड और आईडी इज़ इक्वल टू थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आईडी इज़ इक्वल टू सेकेंड और थर्ड लिखने वाला हूँ, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो आई डी इज इक्वल टू सेकेंड, आई इज इक्वल टू थर्ड लिख दिया, दिस इज सेकेंड हेडिंग, और यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज थर्ड हेडिंग, और इसको दिस इज फर्स्ट हेडिंग लिख देते हैं, और ये ए हटा देते हैं यहाँ पर सब जगह। ऑल्ट दबा के क्लिक कर रहा हूँ अपनी विजुअल स्टूडियो कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी यूज़ करने के लिए। कंट्रोल एस किया मैंने, और यहाँ पर गो लाइव पे क्लिक करूँगा जैसे ही, देखो यहाँ पर दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग, सेकेंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ कि जो H1 है, सबसे पहले स्टाइल टैग लगाता हूँ, फिर यहाँ पर H1 को क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखना था, H1 लिखा मैंने, और यहाँ पर लिख दूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इससे कुछ नहीं, ये सब सेंटर में आ जाएगा और टेक्स्ट सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को दिखाऊँगा कि किस तरह से ये EM, REM और ये सारी यूनिट्स आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले M यूनिट्स की बात कर लेते हैं। देखो M यूनिट्स क्या करती हैं कि जो भी पेरेंट कंटेनर है उसके रिलेटिव आपका फॉन्ट साइज सेट कर देती है। जैसे कि अगर मैं इस पर भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ और आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ, तो आप लोग देखो यहाँ पर कि ये जो यूनिट है इसकी फॉन्ट साइज 2M है, ठीक है। अगर मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज करूँ, फॉन्ट साइज अगर मैं कर दूँ इसका 10M कुछ इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने पेरेंट का 10 गुना फॉन्ट साइज लेने वाला है। अब मैं यहाँ पर कंटेनर कर दूँ, ये क्या हुआ, डॉट कंटेनर लिखना था, और डॉट कंटेनर लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फॉन्ट साइज लिख देता हूँ और लिख देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पिक्सल में दिया है फॉन्ट साइज़। तो इसका फॉन्ट साइज़ क्या हो जाएगा फर्स्ट वाली हेडिंग का। इनफैक्ट मैं काम करता हूँ इसको H1 ना करते हुए, मैं इसको लेके जाऊँगा सिर्फ अपनी फर्स्ट वाली के लिए, और इसको मैं नीचे ले आऊँगा। तो मैं ऑल्ट दबा के कुछ इस तरह से करूँगा और ये नीचे आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि इसका जो साइज़ था उसको चेंज कर दिया। मैंने कहा कि इसका साइज़ कर दो 10M। अब इस 10M का क्या मतलब हुआ, अब देखो यहाँ पर आप देखो, अगर स्टाइल्स कंप्यूटेड, इवेंट लिस्टर, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आप यहाँ पर कंप्यूटेड वाली टैब में आ जाओ तो ये बताएगा कि कितना कंप्यूट किया गया। तो ये देखो 100 पिक्सल कंप्यूट किया गया इसका साइज़, फॉन्ट साइज़ 100 पिक्सल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये 100 कहाँ से आया मैं बताता हूँ। मैंने 10EM किया था। 10EM का मतलब 10 गुना पेरेंट का। इसका पेरेंट क्या है, कंटेनर, जिसका फॉन्ट साइज़ 10 था, तो ये अपने कंटेनर का 10 गुना हो गया। अगर मैं कंटेनर का छोटा करूँ तो ये देखो इसका भी साइज़ छोटा होता जाएगा। तो देखो मैंने कंटेनर का 4 किया अगर साइज़, तो इसका कंप्यूटेड में क्या होगा, 40 हो जाएगा। देखो 40 पिक्सल हो गया। तो अपने जस्ट अपर वाले जो पेरेंट है जिसके अंदर ये है मौजूद, उसका क्या हो जाएगा, आप चेंज करेंगे अगर अपने फॉन्ट साइज़ को, तो उसका फॉन्ट साइज़ उतना गुना हो जाएगा जितना भी EM आपने डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँगा, और इनफैक्ट अगर मैं इसको बंद भी कर दूँ इस तरह से, क्योंकि अभी मैं रिस्पॉन्सिव एस्पेक्ट इसका नहीं देखना चाहता, तो मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया इसका फॉन्ट साइज़। तो मैं 10M ना करके इसको 3M कर देता हूँ। मैंने अगर इसको फर्स्ट वाले को 3M कर दिया तो ये 3 गुना हो जाएगा अपने पेरेंट के साइज़ का। और अगर मैंने पेरेंट का साइज़ भी बढ़ा दिया तो क्या होगा, उसी हिसाब से इसके चाइल्ड के जिसमें EM करके सेट है वो सारी के सारे साइजेस चेंज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र एजेंट स्टाइल शीट का मतलब क्या है कि हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है, यानी कि जो ब्राउज़र हम यूज़ कर रहे हैं, उसने इसको सेट किया हुआ है 2M करके।
और उसी के साथ साथ इसमें भी देखो बाय डिफ़ॉल्ट 2M है, लेकिन इसका मैंने ओवरराइड कर दिया तो 2M नहीं माना जाएगा क्योंकि मैंने इसको 3M कर दिया है, तो 3M माना जाएगा। और इसका 10 था तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 30, तो कंप्यूटेड में ये देखो 30 पिक्सल। चलो बढ़िया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर पैडिंग दे दूँ और पैडिंग दे दूँ मान लो 3M वापस से, तो आप लोग सोचोगे कि कितनी पैडिंग होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30 की पैडिंग आप लोग सोचोगे मिल जाएगी इसको। लेकिन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ पैडिंग इसकी 3M और कंप्यूटेड पैडिंग दिखाऊँ अगर आप लोगों को, तो ये देखो 90 पिक्सल आ रही है। लेकिन हमने क्या सोचा था पैडिंग, हमने सोचा था 10 मल्टीप्लाई बाय 3 करके पैडिंग आएगी 30 पिक्सल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी आपने फॉन्ट साइज सेट कर दिया यहाँ पर, जैसे कि मैंने फर्स्ट का फॉन्ट साइज सेट कर दिया, तो क्या करेगा फॉन्ट साइज को लेगा, यानी कि 3M का मतलब 3 गुना ऑफ फॉन्ट साइज, ना कि 3 गुना ऑफ पेरेंट। तो यहाँ पर ये 3 गुना ऑफ फॉन्ट साइज ले लेगा। तो यहाँ पर देखो 3 मल्टीप्लाई बाय फॉन्ट साइज कितना 30 90 हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 30 90 हो गया। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से लेगा। सो आई होप कि आपको ये M समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर M ने एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट कर दिया होगा कि पैडिंग और मार्जिन जब भी यूज़ करूँगा मैं तो मुझे प्रॉब्लम होगी M में, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन इसका यूज़ देखो, अगर हम इसके यूज़ के अंदर जाएँ तो M को कब यूज़ करना है, M को आपको तब यूज़ करना है जब आप चाहते हैं कि जैसे ही आपका जो पेरेंट एलिमेंट है वो रिसाइज़ किया जा रहा है तो उसके चाइल्ड एलिमेंट उसी हिसाब से रिसाइज़ हो जाए। अब रिसाइजिंग कैसे हो सकती है, रिसाइजिंग हो सकती है मे बी आपने कोई एलिमेंट गायब कर दिया डॉम से, हो सकता है कि आपने जावास्क्रिप्ट की मदद से कोई नोट डिलीट कर दिया। मान लो एक वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे नोट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, आपने क्लिक करके डिलीट कर दिया एक नोट, तो जो आपके बाकी नोट्स हैं वो पूरी जगह ले लेंगे और उसके हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि विड्थ वगैरह सेट हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे भी एक बेटर यूनिट है जो कि मैं प्रीफर करता हूँ और वो है रैम। और रैम क्या करता है, हमेशा आपके बेस HTML जो ये HTML टैग है इसके फॉन्ट साइज़ के रिलेटिव चलता है। तो चलो दिखाता हूँ ये भी क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर HTML के अंदर सेट कर दूँ फॉन्ट साइज़ को, मान लो 30 पिक्सल कर दूँ, 25 कर देता हूँ, 25 पिक्सल कर दिया। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, जो सेकंड है मेरा सेकंड, उसमें मैं क्या करूँगा फॉन्ट साइज़ को कर दूँगा 3 रैम और पैडिंग को भी कर दूँगा 3 रैम। तो जब मैं फॉन्ट साइज़ को 3 रैम करूँगा तो कितना होना चाहिए, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75 होना चाहिए, और वही होगा। देखो यहाँ पर 75 पिक्सल हो गया देखो। और उसी के साथ साथ अगर हम पैडिंग की बात करें तो वो भी 75 पिक्सल ही है। तो ये क्या करता है, हमेशा आपके ये जो HTML है, जो आपका रूट एलिमेंट है, उसके फॉन्ट साइज़ के रिलेटिव अपने आप को रिसाइज कर लेता है। तो ये होता है हमारी रैम यूनिट। तो रैम कब यूज़ करनी है और M कब यूज़ करनी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो चीज़ है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों को ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे जैसे आप वेबसाइट्स बनाते जाएंगे आपको खुद पता चलेगा कि मुझे यहाँ पर एक ऐसा फॉन्ट साइज़ चाहिए जो कि अपने पेरेंट पर डिपेंड करे, वहाँ पर आप M यूज़ करेंगे। और कभी कभी आपको चाहिए होगा कि मैं पूरे के पूरे पेज का फॉन्ट साइज़ सेम रखना चाहता हूँ रिलेटिवली, यानी कि अगर किसी ने अपने ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज़ है उसको बढ़ा ली। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो सेटिंग्स में कहीं आप अपने ब्राउज़र के फॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। अगर वो किसी ने कर ली तो आपके HTML का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ है वो बढ़ जाता है, और आप चाहेंगे उसके रिलेटिव अगर आप स्केलिंग करना चाहते हैं तो आप रैम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक और बात बोलूँगा, ये जो रैम और M है ये रुकावट नहीं बननी चाहिए आपके HTML लर्निंग में और CSS लर्निंग में, क्योंकि ये उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर बाय एनी चांस आपको इस समझ में नहीं आ रही है क्लियरली तो मैं कहूँगा वीडियो दोबारा देख लेना, और उसके बाद भी नहीं आ रही है, अगर आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से संतुष्टि नहीं मिल रही है कि यार ये कब कौन सी यूज़ करनी है, तो कहूँगा कि आप इसको होल्ड पे रख सकते हो, पिक्सल से काम चलाओ थोड़े टाइम तक, जब तक आप कुछ वेबसाइट्स बना लो, जब आप 1-2 प्रोजेक्ट्स बना लो सैम्पल, तब आप लोग उसके बाद इसको देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल दिखाता हूँ जिसमें रैम और M के बारे में लिखा हुआ है, मैं नीचे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना जाकर। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो था कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू रैम एंड M, और ये रहा वो आर्टिकल देखो। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, थोड़ा बड़ा है, बट मैं कहूँगा कि अगर आप लोग एक बिगिनर है तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना इन सब चीज़ों में। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं परफेक्शन तो बिल्कुल आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कब कौन सा यूज़ करना है बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। तो ये URL है, अगर आप कोई भी ये टाइटल वगैरह सर्च करोगे तो आपको मिल जाना चाहिए आर्टिकल, ठीक है। तो इसको अभी बंद करता हूँ और आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ में, यानी कि VH और VW क्या होते हैं, ठीक है। तो VH और VW क्या होते हैं इसको देखते हैं। तो अगर मैं कंटेनर को बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड दूँ तो क्या होगा, बॉर्डर आ जाएगा,
बिल्कुल सही कहा, बॉर्डर तो आ ही जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात थी। और ये जो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ेस सेट किए हैं सेकंड और फर्स्ट में, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि इन्होंने पेज को बहुत ज़्यादा अनइवन बना दिया। देखो अभी यहाँ पर बिल्कुल सही दिख रहा है। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ और हाइट सेट करना, ठीक है, तो मैं कंटेनर की विड्थ और हाइट कैसे सेट करूँगा? कुछ इस तरह से कर दूंगा, 23 पिक्सल, छोटी कर दी मैंने, लेकिन ठीक है। हाइट 344 पिक्सल, ठीक है, 23 पिक्सल तो बहुत छोटी कर दी मैंने, बट ठीक है यार। मैं विड्थ और हाइट यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो मेरा H1 था उसकी विड्थ और हाइट सेट कर दी है, कंटेनर की विड्थ और हाइट सेट कर दी है, आई एम सॉरी। तो मैंने कंटेनर की विड्थ और हाइट सेट कर दी है, 23 कर दी है। थोड़ा बढ़ा लेते हैं यार इसको, मैं एक काम करता हूँ 400 कर देता हूँ, विड्थ को 400 कर देता हूँ और हाइट को भी कर देता हूँ कुछ 300। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगा, एक सिनेरियो बताऊँगा, जो कि शायद अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं तो आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे। कितनी बार आपने ये कोशिश करी है कि जो आपका डब्बा है उसकी हाइट पूरे पेज के हाइट के बराबर आ जाए, और आपने कुछ इस तरह से करने की कोशिश की है कि यार 900 कर देता हूँ, यार नहीं 844 कर देता हूँ। 844 किया आपने, इसको नीचे देखा आपने, कहा नहीं यार थोड़ा सा रह गया, 844 नहीं थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और कोई बात नहीं बढ़ा लेता हूँ। फिर आपको स्क्रॉल बार मिल गया यहाँ पर, आपने कहा यहाँ पर थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, और आपने बढ़ाते 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 इसको पहुँचा दिया बिल्कुल नीचे तक। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये गलत है, गलत नहीं है, लेकिन इनकन्वीनियंट है। इसी को करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, अगर आपने हाइट को 100 VH कर दिया होता, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ हाइट 100 VH, तो 100 का मतलब होता है पूरी हाइट ले ले, पूरी जो आपका व्यू पोर्ट है, यानी कि जितना दिख रहा है उसकी पूरी हाइट ले ले। तो व्यू पोर्ट का मतलब यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उसकी पूरी हाइट ये नीचे तक ले लेगा, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। तो व्यू पोर्ट हाइट जो है इसने ले ली है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और व्यू पोर्ट विड्थ क्या करता है, व्यू पोर्ट विड्थ पूरी विड्थ ले लेता है, बिल्कुल सही आपने सोचा। तो 100 VH का मतलब होता है पूरा, 0 VH का मतलब होता है सॉरी VW का मतलब होता है आधी विड्थ। तो अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो VW यूज़ करूँगा, VW, और VH की बात करूँ तो H फॉर हाइट, W फॉर विड्थ, ठीक है। तो 100 VW अगर मैंने किया तो पूरी विड्थ ले ली, देखो इसने पूरी की पूरी विड्थ ले ली। तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँगा, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको कम करूँ हाइट को तो मैं 0 से लेके 100 तक जा सकता हूँ, और ये पूरी जो मेरी व्यू पोर्ट विड्थ है या फिर व्यू पोर्ट हाइट है, जो भी मैं रिसाइज कर रहा हूँ उसके हिसाब से ये अपने आप को चेंज कर लेगा और ये कंप्यूट कर लेगा अपने आप को उसी हिसाब से। तो अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, यहाँ पर देखो हाइट 699.184 पिक्सल इसने कंप्यूट करी। और ये कैसे कंप्यूट की इसने, ये कंप्यूट करी इसने, देखा कि कौन से ब्राउज़र में है सबसे पहले, उसकी क्या हाइट है, और उसके हिसाब से उसने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 से। तो यहाँ पर होगा क्या, अगर मान लो आपकी हाइट है 844 और आपने दे दिया 100 VH, तो वो क्या करेगा 100 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देगा, तो क्या होगा आपकी उतनी रहेगी हाइट। उसके बाद अगर मान लो आपने 50 VH कर दिया तो क्या करेगा मल्टीप्लाई में 50/100 कर देगा, यानी कि 0 से लेकर 100 तक आप जैसे ही चेंज करोगे आपकी 0 से लेकर 100% तक, ये काइंड ऑफ परसेंटेज है, एक तरह से देखा जाए तो ये परसेंटेज ही है, क्योंकि 100% मतलब होता है पूरा और 0% मतलब होता है बिल्कुल 0। तो 0 से लेकर 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट है इसका मतलब होता है। तो व्यू पोर्ट विड्थ का मतलब होता है 100% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। तो मैंने इसकी विड्थ कर दी 100% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। आशा करता हूँ कि ये VH और VW भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, और वो ये है कि जो व्यू पोर्ट विड्थ है वो ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि विड्थ में आप लोग अगर परसेंटेज भी यूज़ करते हैं तो भी काम चल जाता है, लेकिन हाइट अगर आप लोगों को सेट करनी होती है बिल्कुल व्यू पोर्ट के बराबर, तब VH जो है आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो गाइस अभी के लिए यहाँ पर मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा, मैंने आप लोगों को रैम, M, VH और VW के बारे में बताया, और आशा करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा एकदम क्लियरली। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, आप लोगों को पता चला होगा किस तरह हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, किस तरह M काम करता है, किस तरह रैम काम करता है, किस तरह VH काम करता है, किस तरह VW काम करता है, और उसी के साथ साथ आप लोगों को कब कौन सा यूज़ करना है इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है इस पॉइंट पर, क्योंकि अभी हमने बिल्कुल HTML सीखा था कुछ टाइम पहले ही, और अचानक से अभी यहाँ पर इतनी स्पेसिफिसिटी में घुसना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होगा। बट अगेन अगर आप लोग चाहते हैं, एक स्टेज पर आप पहुंच चुके हैं जहाँ पर आपने 50-100-500 वेबसाइट्स ऑलरेडी बना ली हैं, तब हाँ, तब मैं कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल इसमें जाएं और अपने आप को मास्टर करें, अपने आप को मास्टर बनाएं इस चीज़ का, रैम, M और जो भी यूनिट्स हैं। और मैंने जो आर्टिकल आप लोगों को दिखाया उसको ज़रूर पढ़ना। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो ज़रूर कर लेना, यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क और यहाँ पर क्लिक करके सेव, और उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो
and I will see you next time.